आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। जी सर, अब आ रहा है। हाँ, तो पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि तीन प्रमुख महाप्रजातियां हैं। एक काकेसाइट, एक मंगोलाइड और एक निग्रोइड। इन तीनों प्रजातियों का फिर उप वर्गीकरण किया गया था। यानी कि अगर आप इन तीनों को महाप्रजातियां कहिए, उसके अंदर बहुत सारी प्रजातियां थी। उसको बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। और एक चीज और ध्यान देना है, एक आपको लिस्ट मिलेगी विश्व के प्रमुख जनजातियों की। उसको आपको याद करना कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो उसको आपको याद करना है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको कुछ उसकी विशेषताओं को भी याद करना है। जैसे मान लीजिए एस्किमो वगैरह हुआ, तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उसको भी आपको याद करना है। तो पूरा उसको भी याद करना है। तो आज हम लोग भारत की जो मानव प्रजातियां हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पहले इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से लोगों ने क्लासिफिकेशन का प्रयास किया। शुरू में इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि भाई भारत जो है डाइवर्सिटी वाला एरिया है, और इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विश्व की प्रमुख प्रजातियां, तीन महाप्रजातियां हैं, काकेसाइड, मंगोलाइड और नेग्रोइड, तीनों की जो उप प्रजातियां हैं, महाप्रजाति के अंदर जो प्रजातियां हैं, उनकी आपको उपस्थिति मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें बहुत सारे विद्वानों ने करने का प्रयास किया। जैसे कि लिखा है रिजले है, हैडन है, हटन है, एक्सटैट है, गुहा है। इन सब ने वर्गीकरण का प्रयास किया, लेकिन इसमें हम लोग गुहा के क्लासिफिकेशन को ज्यादा व्यवहारिक और साइंटिफिक मानते हैं। इन्होंने जो 1931 में जनगणना हुआ था, उसी को आधार बनाते हुए जनसंख्या में प्रजातीय तत्व नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित, जिसका प्रकाशन 1950 में हुआ। उसमें उन्होंने भारत की समस्त जनसंख्या को 6 प्रमुख प्रजातियों में वर्गीकृत किया है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे ये 6 हैं। एक निग्रीटो है, एक आर्द्र स्ट्राइड है, एक मंगोलाइड है, एक भूमध्यसागरीय, एक पश्चिमी चौड़े सिरे वाले, एक नार्डिक है। ये आपको याद कर लेना है। निग्रीटो, आर्द्र स्ट्राइड, मंगोलाइड, भूमध्यसागरीय, पश्चिमी चौड़ी सिरे वाले और नार्डिक। अब देखिए इसमें, अब निग्रीटो किस में जाएगा आपके दिमाग में होना चाहिए। निग्रीटो का मतलब निग्रोइड महाप्रजाति से है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में आप जाइए, और लिखा भी साफ साफ, निग्रीटो निग्रोइड महाप्रजाति की एक प्रजाति है। गुहा ने त्रावणकोर और कोचीन इलाकों में इस प्रजाति के लोगों को देखा, उसका अध्ययन किया, जिसमें काडर है, उराली है, और अंडमान निकोबार में तो ये मिलते ही हैं। अंडमान जैसे जारवा है, सैम्पन है, सेंटिनलीज है, ये सब प्रजातियां सब निग्रोइड प्रजाति हैं। इनके लक्षण जैसे कि आपने निग्रोइड प्रजाति में पढ़ा है, कद छोटा होता है, त्वचा का रंग भूरा से काला होता है, लहरदार बाल होते हैं, मोटे ओठ होते हैं, छोटा चेहरा, आगे को निकला वाला लाट। ये कुछ चीज आपको याद कर लेना है। आपको वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में भी वही मोटा मोटा दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के कुछ एरिया में प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो प्रजातियां वो निग्रीटो प्रजातियां हैं। इस तरह से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखिए आ गया आर्द्र एस्ट्रलाइड। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो जनजातियां हैं उसमें आपको आर्द्र एस्ट्रलाइड के लक्षण मिलेंगे, और इनकी त्वचा समानतया जो है वही काली, बाल घुंघराले। यानी कह सकते हैं कि ये भी मोटा मोटा उसी में आते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इनका एरिया हल्का सा प्रायद्वीपीय भारत में जो और जनजातियां हैं वो आपके आधा स्लाइड में आ जाएंगे। इसमें भी देखिए बाल घुघराले, काली, लहर नस्का, चौड़ी चपटी, थोड़ा सा हल्का सा आपको इनसे हल्का सा डिफरेंस दिखेगा। बाकी कुमला के ये उसी के लगभग समतुल्य हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें कुछ विशेषताएं अलग है। और ये माना भी जाता है कि जो अनुसूचित जातियां हैं भारत की, उसमें यही लक्षण पाए जाते हैं। यानी एससी कैटेगरी, यानी ट्राइबल ग्रुप जो थे
उसमें कुछ, हालांकि कुछ एरिया में ट्राइबल ग्रुप में वो मिलता है, और जो एससी जनजातियां हैं और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, उसमें आपको ये लक्षण आपको दिखेंगे। और ये माना जाता है कि प्राचीन काल में यही प्रजाति जो है संपूर्ण भारत में थी, बाद में यही प्रजाति मलाया और दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह होते ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका वो ग्रिफिथ टेलर ने जो आपको प्रवास कटिबंध सिद्धांत बताया, वो यही बताया कि मध्य एशिया से प्रजातियां आती गई और फिर वो शिफ्ट होती गई। ये आपको मोटा मोटा आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए कि वो शिफ्ट होती गई हैं। तो सेम देखिए लिख रहा नीचे, कालांतर में यह मलाया और पूर्वी द्वीप समूह, मलाया माने मलेशिया, पूर्वी द्वीप समूह माने सब समझ ही रहे हैं, वही इंडोनेशिया, ये सब यहाँ से होते हुए फिर वो उस एरिया में निकल गई। तो अच्छे से इसको, मतलब जो पुरानी चीजें आपको बताई गई हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि अच्छे से आप लोग उसको समझ सकें और विश्व का जो क्लासिफिकेशन है उससे अपने आप को आप जोड़ सकें। तो ये ध्यान में रखिए। तो कुमला के जो आदर्शलाइट प्रजातियां हैं, ये कह सकते हैं कि ये मतलब भारत के एक प्रमुख, मतलब एक प्रमुख एरिया में इनका विस्तार है, और ये पुराने समय माना जाता है यहीं थे। अब देखिए आ गया मंगोलाइट। मंगोलाइट सबको पता है कि मंगोलाइट प्रजाति ही, जब आप वर्ल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या ग्रिफिथ टेलर को पढ़ेंगे, ग्रिफिथ टेलर यही कहेंगे बाद में सबसे विकसित प्रजाति यही है, और यानी कि मध्य एशिया में है, क्योंकि मध्य एशिया में इन्होंने मानव की उत्पत्ति, मध्य एशिया को मानव की उत्पत्ति के केंद्र के रूप में एक्सेप्ट किया है। तो इस प्रकार से ये प्रजाति सबसे बाद विकसित हुई, और ये मध्य एशिया से ही भारत में आई है, और हिमालय और उत्तरी, हिमालय के उत्तरी और पूर्वी पहाड़ियों में सबको पता है कि उधर हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पे ये प्रजातियां आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। हम लोग जो है मंगोलाइट प्रजातियां आपको आराम से मिल जाएंगी उधर। आसाम, आसाम क्या मतलब जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, ये सब जब जैसे आप इस एरिया में जाएंगे आपको पूरा आराम से मिल जाएगा। तो ये भी कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मंगोलाइट में दो है, प्राचीन मंगोलाइट यानी जिसे पूरा माने प्राचीन होता भी है, इसमें सारे लक्षण नहीं पाए। चटगांव, चटगांव की पहाड़ी कहाँ है? चटगांव पहाड़ी इस समय बांग्लादेश में, लेकिन थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है कह सकते हैं कि जब ये क्लासिफिकेशन किया गया तो उस समय जान ही रहे 47-49 में भारत का बंटवारा चल रहा था, तो कुमलाय के उसी से रिलेटेड जो प्रजातियां आसम वगैरह में सब हैं। ठीक है, तो ठीक है, पूरा मंगोलाइट हो गया। और फिर तिब्बती मंगोलाइट। तिब्बती मंगोलाइट का मतलब समझ रहे हैं, ये नई प्रजातियां हैं, सिक्किम, भूटान, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, और ये इसमें मंगोलाइट के सारे लक्षण पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंगोलाइट के सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो दो हो गया, पूरा मंगोलाइट और तिब्बती मंगोलाइट। ठीक है, अब भूमध्यसागरीय प्रजाति है। भूमध्यसागरीय प्रजाति कुमला के ये काकेसाइड का ही एक पार्ट है, ये दिमाग में रखिए, काकेसाइड का एक पार्ट है, यानी कि यूरोपीय टाइप की प्रजाति है। अब इसमें भी तीन कैटेगरी बनाया गया, पूरा भूमध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय और पूर्वी भूमध्यसागरीय। तो ये कुमला के हैं सब स्पेशली भूमध्यसागरीय, और इसके लक्षण पूरा भूमध्यसागरीय के उत्तर से दक्षिण तक हर जगह विद्यमान। ठीक, और जो है, और भूमध्यसागरीय जो प्रजाति है वो दिमाग में रखिए कि ये प्रजाति जो है पंजाब से बंगाल तक, यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उस एरिया में, और हल्का सा महाराष्ट्र वगैरह में, मध्य प्रदेश में भी हल्का फुल्का है। तो पूरा भूमध्यसागरीय हर जगह है, और ये थोड़ा सा उत्तर भारत और हल्का सा मध्य भारत में से केंद्रित है। और ये जो ये लिखा है पश्चिमी भूमध्यसागरीय प्रजाति, ये होना चाहिए, इसको थोड़ा सा अपना सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है, इसका मतलब ये है कि ये पश्चिमी भूमध्यसागरीय प्रजाति शब्द है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी आपके भूमध्यसागरीय प्रजाति में है। एक जो है आपका पूरा भूमध्यसागरीय प्रजाति है, एक भूमध्यसागरीय प्रजाति है, और एक जो है पश्चिमी भूमध्यसागरीय प्रजाति है। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा आप भूमध्यसागरीय प्रजाति के बारे में ये आपको समझ में आ गया। वर्ल्ड क्लासिफिकेशन से जरूर जोड़ते, जितना जोड़ पाइए उतना जोड़ते रहिए, ताकि आपको दिमाग में समझ में आए कि जो विश्व का प्रजातियों का क्लासिफिकेशन है उससे आप चीजों को समझ रहे हैं। इससे जोड़ते हुए अपना बढ़िया आराम से पढ़िए, ताकि लिंकअप समझ में आए आपको, और क्लासिफिकेशन में कोई बहुत दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, इसको पश्चिमी भूमध्यसागरीय प्रजाति कर लीजिएगा, या एक शब्द और कर सकते हैं आप, प्राच्य लिख सकते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है,
ये जो पूर्वी लिखा है थर्ड क्लासिफिकेशन में, जी 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 पश्चिमी। इसको पश्चिमी भूमध्यसागरीय प्रजाति कर लीजिएगा, या तो लिख दीजिएगा प्राच्य भूमध्यसागरीय। प्राच्य माने ओरिएंटल होता है, ठीक है, जी जी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस थोड़ा सा मतलब देखिए हेडिंग आपका आपको याद होना बहुत जरूरी। अब देखिए है पश्चिमी चौड़ी सिरे वाली प्रजाति। अब देखिए जो इसमें शब्द ही लिखा है, इसमें 3 प्रकार की अल्पनाइट, दिनारिक और आर्मेनाइट, ये सब काकेसाइट की प्रजाति हैं। आप देखिएगा वर्ड क्लासिफिकेशन में आपको अल्पनाइट में मिलेगा, दिनारिक में मिलेगा और आर्मेनाइट मिलेगा। आर्मेनाइट माने आर्मीनिया वगैरह, आर्मीनिया वाले क्षेत्र में। यानी कि देखिए एक चीज और दिमाग में रखिए, अल्पनाइट ये उत्तर दक्षिण भारत सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में आपको कहाँ मिलेगा, काकेसाइड में मिलेगा। दिनारिक में भी आपको काकेसाइड में मिलेगा, लेकिन हेलो, हाँ सर, वो 11 जी बजे से उसको अटेंड करिएगा। मैं थोड़ा सा एक कार्यक्रम में मैं भाग ले रहा हूँ अभी। अरे जी जी जो कार्यक्रम आप अटेंड कर रहे हैं ना, 28 आज लास्ट है ना वाला, जी जी गोरख उसमें। ओके सर। तो ये सुरजीत ना, तब फिर ये अल्पनाइट बात क्लियर होगी, हर जगह ये भी है, लेकिन काकेसाइड से देखिए लिंक जब समझ में आएगा ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमने वर्ल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसका हमको क्या फायदा मिल रहा है, ठीक है। और जी जी दिनारिक, दिनारिक भी आपको देखिए काकेसाइड में दिया होगा, ध्यान से पढ़िएगा, मिल जाएगा दिनारिक भी। बस आपको थोड़ा सा याद करना है कि कहाँ पे है दिनारिक। देखिए लिखा लंबे कद वाली प्रजाति, पश्चिमी हिमालय पर, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी लगभग ये भी एरिया में है, थोड़ा सा दे दिया है। आर्मेनाइट भारतीय पारसी, पारसी जो आर्मेनाइट अर्मीनिया कहाँ है, अर्मीनिया ईरान के जस्ट ऊपर है, आप देखेंगे। और एक मैं आपको ऐतिहासिक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि जो आज ईरान है, वहां पे पहले पारसी ही रहते थे। 700 ईस्वी के आसपास वहां पे पर्सियन, इसीलिए उसको फारसी, पर्सियन गल्फ बोलते भी हैं, पारस की खाड़ी, ठीक है। वो पर्सियन शब्द ही वहीं से आया है। बाद में इस्लाम के आगमन, इस्लाम को मानने वाले लोगों ने अटैक करके उन लोगों को वहां से या तो कन्वर्ट कर दिया इस्लाम धर्म में, या तो वहां से जो बचे वो अपना भाग गए, जैसे भारत में आके बस गए। तो आर्मेनाइट और आर्मीनिया से आया, और ये भारतीय पारसी, इसका मतलब वहीं से लोग आए हुए हैं। पास में आया कि नहीं? तो जी ठीक सर। है। अब ये नार्डिक, नार्डिक भी देखिए काकी साइड में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नार्डिक जी भी कहाँ है? काके साइड में है। ओके साइड। सबसे बाद में भारत में आई प्रजाति जो पश्चिमोत्तर भारत में है, ठीक है। तो ये है, ये कुमला की 6 क्लासिफिकेशन है। और ये निग्रिटो, आद्रस्टलाइट, आद्रस्टलाइट को जो मैं जैसा मैंने बताया है कि इसको आप लोग रखिएगा उसी में, क्या नाम है, निग्रियोइड प्रजाति में ही रखिएगा। जो निग्रोइड प्रजाति है उसी के लक्षण सारे इसमें है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ, जब आप किताब पढ़ेंगे उसमें मिलेगा कि जो सिंधु सभ्यता थी उसके निर्माण में जो है वो भूमध्यसागरीय प्रजाति और आद ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति ने योगदान किया है। स्पेशली भूमध्यसागरीय प्रजाति को दिमाग में रखिए, ठीक है। जी सर। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता वाले लोग किस प्रजाति के थे, तो स्पेशली किसके हैं, भूमध्यसागरीय प्रजाति। जी जी ये ध्यान में रखिए, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट अब किताबों में हो सकता है मिलेगी आपको। तो ये क्लासिफिकेशन आपका है। इसमें कुमला के बस यहाँ से दिमाग रखिए, निग्रिटो, निग्रिटो में 2 है, निग्रिटो में 1 ही है। और आद स्ट्लाइड सब समझ रहे हैं। मंगोलाइड में 2 है, पूरा मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड। भूमध्यसागरीय में 3 है, पूरा भूमध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय और प्राच्य या पश्चिमी भूमध्यसागरीय। पश्चिमी चौड़ी सिरों वाले में क्या है, अल्पनाइड है, दिनारिक है, आर्मेनाइड है, नार्डिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस मोटी मोटी सबसे बाद में कौन आई, नार्डिक आई भारत में। नार्डिक माने समझ रहे हैं, जो हम लोग वहां पे उस दिन गलत दिख रहा था, क्या लिखा हुआ है, वो नार्डिक शब्द है, कुछ नॉर्वेजियन में बोल रहा था, तो नॉर्वेजियन वाले क्षेत्र में जो एरिया उसको हम लोग नार्डिक बोलते हैं। लेकिन नार्डिक भी है, दिनारिक भी है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हल्का सा तालमेल है, इसलिए इसको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। लेकिन सब ये सारी प्रजातियां किस में आती हैं, सब काके साइड में आती है, ठीक है। जी जी तो हमारे यहाँ तीनों मिल गए कि नहीं, काके साइड में मिल गए, मंगोलाइड में मिल गए, और आपको निग्रोइड में मिल गए, तीनों मिल गए जी ना। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि अगर भारत है तो फिर दुनिया है, कोई दिक्कत, पूरी दुनिया नष्ट भी हो जाए, अगर भारत सिर्फ है तो फिर से पूरी सभ्यता बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हर प्रजाति के लक्षण, हर प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में बात आ ही रही होगी, कोई दिक्कत है नहीं ना। जी जी।
तो इसको थोड़ा सा फिर से अपना आराम से ध्यान से देखिएगा। दूसरी चीज ये है कि अब आपको इसकी भी जो भारतीय प्रजातियां उनकी भी लिस्ट आपको तैयार करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ लिखा भी हुआ है, ये क्लासिफिकेशन है, ये गुहा का ही क्लासिफिकेशन है इसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा अंग्रेजी के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। जैसे ए और ओ लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब उसमें आपको जो ये क्लासिफिकेशन है ये वाला, इसमें आपको जाना पड़ेगा इसमें कौन सा मिलेगा आपको। तो अंग्रेजी आपको याद होना चाहिए और हल्का सा एरिया गेस करना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये है, ए को टारगेट करिए पहले, जैसे ये लिखा है यम और ओ, ठीक है, ये एरिया है। इसमें देखिए यम और ओ कौन हो सकता है, तो यम का मतलब मेडिटेरियन होता है, मेडिटेरियन माने भूमध्यसागरीय। अब ओ कौन हो सकता है, ये ध्यान रखिए, ओ कौन हो सकता है, तो ओयम लिखा है, तो यानी कि ओरिएंटल मेडिटेरियन। ओरिएंटल माने क्या हो गया, प्राच्य हो गया। इसको मैं किसी दिन आप लोगों को ना हिंदी में करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखा है तो आप लोग अंग्रेजी थोड़ा पकड़ नहीं पाएंगे, उसमें अंग्रेजी हम लोग क्लासिफिकेशन में रखे नहीं ये, इसमें जी हम लोग सब हिंदी में शब्द यही सब है, सब यही शब्द है। जैसे लिखा है तिब्बती मंगोलाइड, तो तिब्बती, अब ये कहीं ना कहीं टीएम लिखा होगा, आप खोजेंगे जब आप टीएम लिखा होगा। अभी देखिए बताता हूँ आपको, ये देखिए टीएम लिखा है कि नहीं लिखा, देखिए जी जी जहां हमने रखा कर्सर रखा है, जहां पंजा जा रहा है, टीएम लिखा है कि नहीं लिखा है। जी जी हाँ, तो ये एक्चुअली वो शार्ट में उसने उसी को अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उसको उठा करके उसने शार्ट में लिख दिया है, ठीक है। हाँ, बाकी कोई जैसे देखिए यन लिखा है, यन लिखा समझे कि नहीं, देखिए यन लिखा है, यन लिखा है, ये देखिए यहाँ पे यन लिखा है कि नहीं लिखा है, ये कर्सर हमारा पंजा जहाँ जा रहा है देखिए यन लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे ये यही त्रावणकोर कोचीन वाला एरिया है, यहाँ भी ये सब यहाँ पे नेग्रोइड प्रजाति है, ठीक है। वो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो ह्यूमन रेसेज हैं, इसको, इसका जो क्लासिफिकेशन है इसको आप लोग समझने लगे होंगे कि ये वाकई में कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, और इससे प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, ये भी दिमाग में रखना है। तो पहले आपको मोटे मोटे परिवर्तन हेडिंग याद रखना चाहिए, पहले वर्ल्ड का पढ़िए, वर्ल्ड का इंडिया में पढ़िए, क्लासिफिकेशन बढ़िया से तैयार करिए, किसने किसने क्लासिफिकेशन किया ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद जो लिस्ट है, कौन सी प्रजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है और कौन सी प्रजाति विश्व के किस क्षेत्र में पाई जाती है, पहले इसको याद कर लेना है। जब आपको ये याद हो जाए तो फिर जो है अब उसके बारे में कुछ डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। जैसे देखिए कुछ डिटेल स्टडी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये खुल रहा है। जैसे ये देखिए मसाई जनजाति, ठीक है। अब मसाई जनजाति ये देखिए कहाँ है, ये आपको पहले तो याद होना चाहिए कहाँ पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए विक्टोरिया झील के आसपास भी है, ये भी सही है, बहुत बढ़िया। और एक अंश उत्तरी अक्षांश से 5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य, तो आप देखेंगे ना केन्या से होकर के ही भूमध्य रेखा गई हुई है। तो ये ऊंचाई वाले एरिया में रहते हैं, स्वाभाविक जनजातियां जो होती हैं ऊंचाई वाले एरिया में रहती है ताकि हिंसक पशुओं से बच सकें, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि मसाई है तो स्वाभाविक है ये निग्रोइड प्रजाति में सब आती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाल ये मेडिटेरियन के भी देखिए कुछ लक्षण हालांकि इसमें है, यानी मेडिटेरियन के लक्षण का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि काकेसाइड प्लस निग्रोइड दोनों है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूध मांस खून, इसका मतलब मांसाहारी है प्लस पशुपालक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्राल झोपड़ी में रहते हैं, क्राल देखिए इनके झोपड़ी का नाम क्या है, क्राल है, क्राल। ये आपको याद रखना, जब लूसेंट आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सब ये कि क्रॉल झोपड़ी कौन बनाता है, मसाई बनाता है, पूर्वी अफ्रीका का बनाता है। ये देखिए झोपड़ी दिया भी है, ठीक है, बहुत अच्छा है ये, मतलब इस तरह से काफी काफी ये आपको इस तरह से कुछ जो प्रमुख जनजातियां उसको याद कर लेना है। पृष्ठसत्तात्मक परिवार है, ठीक है, और बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और इस तरह से आप इसको, ये कुछ और बढ़िया पॉइंट दिया है, गोंड्रोगो वर्ग पशु का वध करते हैं, ठीक है, जिन्हें निम्न समझा जाता है, जैसे अपने यहाँ कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम हो, वैसे वहां भी कास्ट सिस्टम है।
और जो धार्मिक नेता उसे लेबान कहते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सब कुछ चीजें हैं। बाकी इंगाई नाम के ईश्वर में, मतलब जैसे अपने यहाँ कुल देवता होते हैं वैसे उनके भी अपने ईश्वर हैं, ठीक है। और ये देखिए, मौत के बाद शव को न दफनाते हैं ना जलाते हैं, बल्कि जो है खुले में छोड़ छोड़ देते। देते हैं। ये प्रथा जानते हैं, पारसियों में भी थी यही प्रथा पहले। पारसी जब धर्म पढ़ेंगे, हम लोग को धर्म भी पढ़ना है, जब हम जी लोग जी, पारसी धर्म पारसी में पढ़ेंगे। है। हाँ, पारसी धर्म में यही है, लेकिन अब अपने यहाँ जो है बंद हो गया पारसी धर्म भी। अब लाइक प्रथा को मान मान लिया उसने कि ये जो है रूढ़ी था, उस समय चल गया। अब आज की जो परिस्थिति है उसमें ये चलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जी जी। तो ये है, तो कुल के ये एक आपका इस तरह से जो है एक जनजाति हो गया। तो बात मुझे लगता है बस मोटी मोटी बात, कम से कम इसके लिए क्या नाम है, ये जो आपका है क्या कहते हैं कि ये तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा ये आपको जो मसाइल वाला पढ़ा होगा, इसमें देखिए 4 ही 6 पॉइंट मेन मेन है। उसका जो धार्मिक नेता है, उसका जो जो उसका झोपड़ी, उसका नाम क्या है, किस एरिया में रहते हैं, ठीक है, शाकाहारी है कि मांसाहारी। ज्यादातर जनजातियां सब मांसाहारी ही होती हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक आध और हम लोग देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, एक आध और हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, बाकी इसी तरह से सबका पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, ये एक और है, ये है सकाई जनजाति। Recording in progress. चलिए, सकाई में देखिए, सकाई कहाँ, ये सब मलेशिया के जंगल और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, बस इतना ही याद रखना है किस एरिया में पाए जाते हैं। और ये भी निग्रिटो से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये उमठा के हल्का सा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो आर्द्र ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति हैं, उसी से ये प्रजातियां उधर शिफ्ट हुई हैं। तो थोड़ा सा लेकिन निग्रिटो से अलग है, लेकिन है वही, है वही, है वही। तो वो है वही, ठीक है। तो ये भी हम लोग को बढ़िया तैयार कर लेना। बाकी ये भी ऊंचाई वाले एरिया में रहते हैं। तो और बाकी सब वही है, ये खेती की अपना करते हैं, स्नानशील कृषि जैसे अपने पूर्वोत्तर भारत में चलती है। तो ठीक है, ये अपना अपना अपने हिसाब से इसको बढ़िया से पीडीएफ मिल जाएगा, अपने हिसाब से इसको कवर कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी सकाई मलेशिया में, सेमांग भी मलेशिया में पाए जाते हैं, सेमांग और सकाई, ठीक है, दोनों है। तो सकाई हम लोगों ने आज इसको देखा है। तो ठीक है, बढ़िया है, इसको कवर कर डालिए अच्छे से। और बाकी लिस्ट जो है, लिस्ट तैयार हो जाएगा तो लिस्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और सारा जब रट लेंगे तो मान लीजिए कि ह्यूमन रेसेस टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो गया, उसमें कुछ डाउट नहीं। तो ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। कल हम लोग लिस्ट पर क्लियर कर लेंगे। और
प्रयास करेंगे कल एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक विस्तरण, वो भी मैटर लगभग तैयार हो गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से प्रश्न भी बनता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके। जी सर।